नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की कहानी सुनेंगे। चाय का प्याला मैंने होठों से लगाया ही था कि मुझे मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। बरामदे में निकलकर मैंने देखा चौधरी विशंभर सहाय अपनी नई शेवरेल 6 पर बैठे हुए बड़ी निर्दयता से इलेक्ट्रिक हॉर्न बजा रहे हैं। मुझे देखते ही वह हेलो गुड इवनिंग सुरेश कहकर कार से उतर पड़े। गुड इवनिंग चौधरी साहब, अभी चाय पीने बैठे ही था, बड़े मौके से आए। चौधरी विशंभर सहाय गढ़े बदन के लंबे से युवक थे। उम्र करीब 25 वर्ष की थी। रंग सावला, चेहरा लंबा और मुख की बनावट बहुत सुंदर। बाल बीच से खींची हुई, कलम कान के नीचे तर और दाढ़ी मूंछ साफ। चेहरे पर पाउडर और क्रीम की एक हल्की सी अस्पष्टता। वह धारीदार सिल्क की शेरवानी पहने थे और उनकी टोपी जिसे वह हाथ में लिए थे उसी कपड़े की थी। गरारेदार पैजामा, पैर से मोजा नदारद लेकिन पेटेंट लेदर का ग्रीसियन पंप। चौधरी विशंभर सराय के पिता चौधरी हरसराय अवध के एक छोटे मोटे ताल्लुकेदार थे। विशंभर सहाय अपने पिता की एकमात्र संतान थे, लेकिन लड़कर प्रयाग चले गए थे। पिता और पुत्र के स्वभाव में काफी समानता होते हुए भी हल्की हल्की बातों में गहरा मतभेद रहता था। चौधरी हर्षराय और चौधरी विशंभर सराय शराब में बराबर रुपये खर्च करते थे, लेकिन जहां पिता महुए के ठर्रे की 1.25 बोतल पी जाते थे, वहां पुत्र व्हिस्की के 2 पेगों से संतुष्ट हो जाया करते थे। न पिता वेश्यागामी थे, न पुत्र केवल। पिता रियासत की कुछ जबान बारनियों और चमारियों पर 10-15 हजार रुपये खर्च कर दिया करते थे, तो पुत्र नगर में सोसाइटी गर्ल्स की दावत पर तथा उनकी खेल तमाशे दिखवाने में 10-15 हजार रुपया महीना खर्च कर दिया करते थे। पिता और पुत्र दोनों को ही राजनीति से रुचि थी, लेकिन जहां पिता अमन सभा के सभापति थे, वहां पुत्र कभी कभी खद्दर पहनकर अंग्रेजी मंच से व्याख्यान किया करते थे। परिणाम स्पष्ट था। एक दिन पुत्र ने पिता को बाग में भूसा भरने वाली कोठरी में बंद कर दिया और गांव में फिर वापस न आने की कसम खाकर शहर की राह पकड़ी। 12 घंटे तक गुम रहने के कारण काफी छानबीन करने के बाद चौधरी हर्षराय उस भोंसे वाली कोठरी से बरामद किए गए। अपने पुत्र की नालायकी पर चौधरी हर्षराय बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपना पिस्तौल निकाला। पति का यह उग्र रूप देखकर चौधराइन साहिबा अर्थात चौधरी हर्षराय की पत्नी या चौधरी विशंभर सराय की माता ने स्वरों के साथ रोना आरंभ किया। शायद पत्नी को अकेले रोना चौधरी साहब को बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने भी अपनी पत्नी के स्वर में अपना स्वर मिलाया। उसके बाद दोनों गले मिले। प्रयाग आकर चौधरी विशंभर सराय ने सिविल लाइन में एक कार्टेज किराया पर ली। घर से चलते समय वह काफी रुपया साथ ले आए थे। फिर उनकी माता भी किसी न किसी प्रकार घर का खर्च काट कूट कर 200-300 रुपये पुत्र को भेज दिया करती थी। यार सुरेश, 300 रुपये आज शाम तक चाहिए। आज दिन भर शहर की गली गली छान डाली, लेकिन कहीं इंतजाम ना हो सका। आखिर में हार कर तुम्हारा दरवाजा देखना पड़ा। मैं मुस्कुराया। बस इतनी सी बात है, अभी लो। चाय का प्याला चौधरी साहब के सामने बढ़ाते हुए मैंने कहा। कुछ रुक कर मैंने फिर पूछा, यार यह ना पूछो, क्या कहीं से कुछ फरमाइश तो नहीं हुई है? मैंने भेद भरी दृष्टि डालते हुए पूछा। नहीं, फरमाइश नहीं है, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, शक पकाते हुए चौधरी साहब ने कहा। मैं ताड़ गया कि दाल में कुछ काला है। देखो चौधरी साहब, बनो मत, ठीक ठीक बतला दो, रुपया मुझसे ही लेना है। हंसते हुए मैंने कहा, भाई कल कार का इंस्टॉलमेंट देना है, बस इतनी सी बात है। आखिर तुम्हें यह क्यों सूझी जो कार खरीद बैठे, जब तुम्हारे रोज के खर्चे भी मुश्किल से चलाए चलते हैं? मैंने पूछा। यार उस दिन फंस ही गए, अब क्या किया जाए? किस दिन? अच्छा, तो जो बात अभी तक किसी को नहीं बतलाई वह तुम्हें बतलानी ही पड़ गई, तो सुनो। अभी 3 महीने की बात है। भुवन के बड़े भाई आए थे। उनसे मिलने के लिए मैं सुबह उनके बंगले पर पहुंचा। तांगा मैंने बंगले पर पहुंचाते ही छोड़ दिया, क्योंकि काफी लोग इकट्ठे थे और मेरा ख्याल था कि जल्दी छुट्टी ना मिलेगी। मेरा अनुमान गलत भी ना था। खा पी कर करीब 12 बजे फुर्सत मिली। मुझे एक काम से चौक जाना था। मैंने भुवन से तांगा मंगवाने को कहा तो मालूम हुआ कि नौकर बीमार है। यह सोचकर कि बाहर निकलकर कोई सवारी ले लूंगा, मैं भुवन के बंगले में चल पड़ा। भाई सुरेश, जानती ही हो कि बरसात की धूप कितनी कड़ी होती है। ठीक दोपहर जमीन जल रही थी और खोपड़ी चटकी जा रही। फाटक के बाहर आकर मैं एक पेड़ की छाया में खड़ा हो गया और सवारी की प्रतीक्षा करने लगा। मैं करीब आधा घंटा वहीं खड़ा रहा, लेकिन कोई खाली तांगा ना निकला। तबीयत परेशान हो गई। मेरा बंगला वहां से करीब 2 मील की दूरी पर था। पैदल चलने के ख्याल से ही आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अंत में मैंने यह तय किया कि
यदि 10 मिनट में कोई सवारी नहीं आती तो जान पर खेलकर घर तक का रास्ता पैदल ही नापूंगा। 10 मिनट भी हो गए पर सवारी का पता नहीं। अब मैंने चलने के लिए कमर बांधी, पैर उठाया ही था कि इक्के की गड़गड़ाहट मुझे सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक खाली इक्का चला आ रहा था। मैं रुक गया। सुरेश, सच कहता हूँ कि इस इक्के को देखकर जान में जान आई, लेकिन उस इक्के की बाबत यहाँ कुछ बतला देना आवश्यक होगा। मेरा यह ख्याल है कि वह इक्का गदर के पहले बना होगा, क्योंकि इतनी पुरानी लकड़ी की चीज मैंने कभी ना देखी। पहिए छोटे छोटे जिन पर लोहों का हाल चढ़ा था, धुरे से निकलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन निकल ना पाते क्योंकि लोहे की एक एक कील उनको रोक रही थी। इसलिए शायद उन कीलों से लड़ने के समय कभी कभी एक कर्कश आवाज कर देते थे। इक्के की छत बेर बेर चारों तरफ हिल डुल कर अपने बुढ़ापे को प्रकट कर रही। छत के 3 डंडे तो मौजूद थे, लेकिन चौथे के जवाब दे देने के कारण बांस का डंडा लगाया गया। बाकी 3 डंडों में भी काफी महरम पट्टी हो चुकी थी। उस इक्के पर एक गद्दा बिछा था जिसके ऊपर का कपड़ा फट गया था और रुई हवा में उड़कर दुनिया में घूमने फिरने की सोच रही थी। उस इक्के में जो घोड़ी जुती हुई थी वह करीब 3.5 फीट ऊंची, 5 फीट लंबी, 1 फीट चौड़ी होगी। उसकी एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। वह कभी कभी रुक रुक कर सुस्ताने का प्रयत्न भी कर लेती थी। इक्के वान करीब 70 वर्ष के बुजुर्ग बार थे, जिनकी दाढ़ी काफी लंबी थी और सन की तरह सफेद, कमर झुकी हुई और दांत नदारद। उसकी एक हाथ में चाबुक था और एक हाथ में घोड़ी की रास। वह उस समय शायद अफीम की पिनक में ऊंच रहे थे। सुरेश, तबीयत तो ना हुई कि उस पर बैठूं, लेकिन मरता क्या न करता। मैं चलते इक्के पर ही उचक कर बैठ गया। घोड़ी ने अंदाज लिया कि इक्के पर बोझ अधिक हो गया और वह विरोध रूप से खड़ी हो गई। इक्के के खड़े होने के साथ ही जो झटका लगा तो बड़े मियाँ ने आंखें खोल दी। एक ही सांस में घोड़ी को माँ बहन की गालियां देते हुए 4-5 चाबुक फटकार गए। घोड़ी को चलना पड़ा। उसके बाद उन्होंने मुझे देखा। बाबूजी सलाम। कहाँ चलना होगा, बस सीधे चलो, मैंने कहा, क्योंकि मेरा बंगला उसी सड़क पर था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक तांगा मेरी दाहिनी ओर से आगे बढ़ा। मैंने देखा कि उस तांगे पर 2 स्त्रियां बैठी थी। उन दोनों को तो तुम भी जानते हो, प्रभा और कमला। ये दोनों जब मैं यूनिवर्सिटी में था मेरे साथ पढ़ती थी। इधर इन दिनों इन दोनों से मेरी दोस्ती कुछ थोड़ी सी गहरी हो रही थी। सुरेश, क्या कहूँ, इनको देखते ही मेरा चेहरा पीला पड़ गया, कलेजा धक से हो गया। अगर इन्होंने मुझे इस इक्के पर देख लिया तो एकदम मैंने अपना मुंह उधर से फेर लिया। लेकिन बदकिस्मती से मैं ही अकेला उस इक्के पर था। अगर और सवारियां होती तो शायद मैं छिप भी जाता। तांगा तेजी के साथ बढ़ रहा था, लेकिन एकाएक धीमा हो गया। मैं उस समय पीछे देख रहा था। मैंने सोचा कि तांगा चाहे लाख धीमी किए जाए, मेरे इक्को को नहीं पा सकता। यह सोचकर मैंने संतोष की गहरी सांस ली, लेकिन एकाएक तांगा रुक गया और प्रभा तथा कमला दोनों ही जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुरेश, तुम नहीं जान सकते उस वक्त मेरी क्या हालत थी। लज्जा और क्रोध से मेरे मुख का रंग बेर बेर बदल रहा था। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी तबीयत होती थी कि इस इक्के बाली की जान ले लूं, कभी अपने ही जान लेने की सोचता था, फिर कभी इन दोनों का गला घोंट देने की तबीयत होती थी। लेकिन मैंने अपना मुंह सामने ना किया। मैंने भी इक्के वाले से कहा, इक्का रोक दो, लेकिन काफ़ी देर तक तांगे ने चलने का नाम ना लिया तो मुझे मजबूरन इक्के वाले से कहना पड़ा, इक्का मोड़ लो, और मैं जहाँ से चला था वहीं लौट आया। इतना अपमानित मैं जीवन में कभी ना हुआ था। मैंने तय कर लिया कि मैं इन दोनों को दिखला दूंगा कि मेरे पास कार है, और इस प्रकार मैं अपने आत्मविश्वास पर लगे हुए धब्बे को धो दूंगा। उसी दिन शाम को मैंने यह कार ले ली। पास में रुपया ना था, इसीलिए इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर यह कार लेनी पड़ी। मैं हंस पड़ा। अच्छा, इस तरह से कार आई। खैर, कार तो आ गई। चौधरी विशंबर सहाय ने चाय का दूसरा प्याला बनाते हुए कहा, यार सुरेश, यह कार में नहीं रख सकता। अपना खर्च निकालना ही मुश्किल पड़ रहा है। कार तो एक बला पीछे लगी, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। जिस दिन से कार ली है उस दिन से उन दोनों की शक्ल ही नहीं दिखलाई दी। आज 2 महीने से दिन रात कार पर चक्कर लगा रहा हूँ। शहर की हर एक सड़क छान डाली और उनके मकान के तो ना जाने कितने चक्कर लगा डाले, सिर्फ इसलिए कि वे मुझे कार पर कहीं देख ले। लेकिन ना जाने कहाँ गायब हो गई कि उनका पता ही नहीं लगता। जिस दिन उन्होंने यह कार देखी उसके 2-4 दिन के बाद में ही मैं यह कार बेच दूंगा। बाबा, मैं कार से बाज आ गया। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट के लिए रुपये तो निकालो। दोस्तों, आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।